दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सीरीज को लेकर आया हूं जिसने चारों तरफ शोर कर रखा है। पूरी सीरीज शहर में हो रहे मर्डर्स को लेकर है, जिनका किलर अभी तक पुलिस से दूर है। अब हैरानी की बात यह है कि ठीक ऐसे ही मर्डर 25 साल पहले भी हुए थे, लेकिन उस वक्त जो किलर था वो आज जेल में है। अब पुलिस इसके लिए उसी पुराने किलर की हेल्प लेती है, लेकिन असल में जो सच आखिर में सभी के सामने आता है वो सभी के होश उड़ाकर रख देता है। ये सीरीज एक फ्रेंच सीरीज ला मांते की रीमेक है, जिसको लेकर आज बहुत चर्चा है। हालांकि कई लोगों ने इसे कवर किया है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो सीरीज की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां हम एक शाम विराट मल्होत्रा नाम के शख्स को देखते हैं, जो कि बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा है। हम देखते हैं कि वो अपने फ्लैट में पहुंचने से पहले किसी डीलर को कॉल करता है कि आज रात मुझे 2 रशियन गर्ल्स चाहिए। असल में आज उसने किसी एक्ट्रेस के साथ रात बितानी चाहिए थी, लेकिन उस एक्ट्रेस ने उससे साफ मना कर दिया, जिसके बाद उसने उस डीलर को कॉल किया। अब कॉल करके वो अपने फ्लैट में चला जाता है और उन गर्ल्स का इंतजार करने लगता है। इसी बीच वो अपने लिए ड्रिंक्स तैयार करके थोड़ा बहुत नशा भी करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी डोरबेल बजती है, यानी वो लड़कियां आ चुकी थी। पर जैसे ही विराट दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वो लड़कियां नहीं बल्कि कोई और था। अब वो अनजान शख्स उस पर हमला करता है और उसे एक हरी रस्सी से गला घोंटकर जान से मार देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को मिरर के सामने रख देता है, गले में वही रस्सी बांध देता है और साथ में उसे एक ट्रॉफी भी पकड़ा देता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि यह हत्या शायद किसी तरह के बदले की भावना से की गई होगी। कुछ देर के बाद वहाँ पर रशियन गर्ल्स आ जाती हैं, जो विराट को इस हालत में देखकर शॉक हो जाती हैं और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं। फिर पुलिस जब मौकाए वारदात पर पहुँचती है तो वो उन दोनों लड़कियों से पूछताछ करती है। इस केस को इस वक्त पल्लवी नाम की इंस्पेक्टर हैंडल कर रही थी, जो कमिश्नर अरुण के आते ही उसे बताती है कि सर, विराट ने इन लड़कियों को बुलाया था, जिस वजह से उसने इस जगह के कैमरे भी बंद करवा दिए थे। किलर ने इसी बात का फायदा उठाया और इसे मारकर चला गया। फिर जब कमिश्नर अरुण विराट की लाश को ठीक से चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस तरह की ये कोई पहली वारदात नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदात हो चुकी थी। और अब जैसे ही पुलिस इस सिमिलैरिटी को भांपती है तो वो फौरन सेंट्रल जेल में मौजूद जीनत को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले देखते हैं कि वो अभी भी अपने सेल में सो रही थी। अब यहाँ हमें जीनत के बारे में पता चलता है। जीनत इस जेल में 5 साल से है, लेकिन इन 5 सालों में जीनत से बेहतर वहाँ कोई भी कैदी नहीं था। वो जेल में खाना बनाने से लेकर सभी चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन इन 5 सालों से पहले जीनत क्या थी, क्या करती थी, इसके बारे में खुद पुलिस को भी कुछ नहीं पता था। बस हमें बताया जाता है कि वो 8 मर्डर्स करने के आरोप में अंदर हुई थी। खैर, अब जेल की इंचार्ज उसे अपने पास बुलाती है तो जीनत देखती है कि सामने टीवी पर न्यूज में विराट के मर्डर की खबर चल रही थी। वो उस खबर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से किलर ने उसी का पैटर्न अपनाया था। अब वो जेलर उससे कहती है कि तुम्हारे बारे में पूछने के लिए कमिश्नर साहब का फोन आया था, तो क्या तुम उन्हें जानती हो? तो जीनत उससे कहती है, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, आप प्लीज मेरा एक मैसेज अरुण सर तक पहुँचा दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कमिश्नर के पास एक पुराना जर्नलिस्ट आता है जिसका नाम प्रतीक था। यहाँ प्रतीक ने कमिश्नर को बताया कि इन 3 मर्डर्स का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। इस तरह की वारदातें पुणे में हुई थी और अब मुझे लगता है कि वो किलर फिर से जाग गया है। लेकिन कमिश्नर उसकी इन बातों को नहीं मानता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आप भी ऐसा कुछ भी मत छापना, वरना लोग बेवजह डर जाएंगे। जिस पर प्रतीक ने उससे कहा कि आप पुणे के सीरियल किलर को 25 साल पहले भी नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन फिर भी आपको बिना वजह प्रमोशन मिल गई थी, इसलिए इस बार अपना काम ध्यान से करिए और उसे पकड़ लीजिए। तो ये सुनकर अरुण उसकी बात का कोई खास जवाब या रिएक्शन नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी इस बात का अंदाजा था कि ये केस 25 साल पहले वाले केस से काफी मिलता जुलता है और यही वजह थी कि उसने उस दिन विराट की लाश को देखकर जीनत के बारे में पता लगवाया था। खैर, तभी अरुण को पता चलता है कि जीनत उससे मिलना चाहती थी और उसका कहना है कि वो उनकी इस केस में मदद कर सकती है।
इसी बीच हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स कुछ लोगों के घरों में चोरी छुपके घुसता है, लेकिन वो वहां क्या करता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। फिर दूसरे दिन कमिश्नर अरुण जीनत से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम हमारी इस केस में कैसे मदद कर सकती हो। वो ये भी कहता है कि मुंबई में जो मर्डर्स हो रहे हैं उनका पैटर्न ठीक उन्हीं मर्डर्स से मेल खाता है जिनको तुमने अंजाम दिया था। तो कहीं इन मर्डर्स में भी तुम्हारा हाथ तो नहीं? इस पर जीनत का कहना था कि मैं तो यहाँ अंदर हूँ, फिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहर कोई मेरी नकल कर रहा हो। जीनत का कहना था कि अगर सच में कोई उसकी नकल कर रहा है तो वो अभी 5 लोगों को और मारेगा, क्योंकि विराट को मिलाकर वो किलर अब तक 3 लोगों को मार चुका है और जीनत ने टोटल 8 लोगों को मारा था। अरुण कहता है वो सब ठीक है, लेकिन तुम सीधा जवाब दो कि हमारी मदद कैसे करोगी। जिस पर जीनत कहती है कि मैं वो कर सकती हूँ जो मुंबई पुलिस भी नहीं कर सकती। मैंने भी वैसे ही मर्डर्स किए थे, इसलिए मैं भी उस किलर की तरह सोच सकती हूँ। फिर अरुण कहता है कि बेवजह तो तुम ये करोगी नहीं, देन तुम्हारी डिमांड क्या है? तो इस पर अब जीनत उसे हेल्प करने का वादा करती है और बदले में वो कमिश्नर के सामने एक डिमांड भी रख देती है। लेकिन वो डिमांड क्या थी इस बारे में हमें अभी बताया नहीं जाता। अब यहाँ हम गौर करते हैं कि कमिश्नर जाते जाते जीनत को उसके असली नाम यानी मिसेस देश पांडे के नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अरुण फौरन अपने सीनियर के पास जाकर देश पांडे को जेल से निकालने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसकी इस केस में मदद कर सके। हालांकि वो सीनियर कहता है कि अगर पब्लिक को पता चला कि पुलिस एक किलर की मदद ले रही है तो बवाल हो जाएगा। तो अरुण कहता है कि सर, हम उसे इस तरह से बाहर निकालेंगे कि किसी को शक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कभी बात बाहर आ जाए तो आप पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देना, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हम रघु नाम के आदमी को देखते हैं जो नशीले पदार्थ के मामले में अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है और फिर उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। पर तभी एक पुलिस वाला रघु को वहां से निकाल कर ले जाता है और फिर हमें पता चलता है कि रघु कोई अपराधी नहीं बल्कि वो एसीपी तेजस है जो उस मिशन को अंजाम दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेजस उल्टा पुलिस वालों पर गुस्सा होता है कि इस तरह सभी को रेड मारने के लिए किसने कहा था? मेरे 3 महीनों की मेहनत बेकार कर दी। पता है मैं कब से इस काम में लगा था। आज मैं असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने वाला था जो उस नशे के काम को चला रहा था। पर तभी वो पुलिस वाला कहता है कि सर, असल में ऊपर से ऑर्डर आए थे कि आपको फौरन उस ऑपरेशन से बाहर निकाला जाए। तो तेजस पूछता है कि किसके ऑर्डर्स थे, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि कमिश्नर साहब के। ये सुनकर तेजस समझ जाता है कि मामला जरूर गंभीर होगा, जिस वजह से मुझे उन्होंने बीच ऑपरेशन से बुला लिया। फिर हम देखते हैं कि तेजस फौरन कमिश्नर अरुण के पास जाता है जो उसे मुंबई में चल रहे मर्डर्स के केस को हैंडओवर करते हुए उससे जुड़ी सारी डिटेल्स दे देता है। हालांकि इतने पर भी तेजस उससे कहता है कि सर, आपको ऐसे रेड नहीं डलवानी थी, मैं बस मास्टरमाइंड तक पहुंचने ही वाला था। तो अरुण कहता है कि कब तक उन छोटे मोटे डीलर्स को पकड़ते रहोगे? ये केस तुम्हारी पोटेंशियल के हिसाब से है, इसलिए तुम इस पर काम करो। यहाँ अरुण उसे जीनत के बारे में भी सब कुछ बता देता है और कहता है कि जीनत ने जो मर्डर्स किए थे वो मर्डर्स आज 25 साल बाद प्रेजेंट में हो रहे हैं और ये मर्डर्स ठीक उसी पैटर्न से मेल खा रहे हैं। साथ ही अरुण उससे कहता है कि मिसेस देश पांडे के बारे में तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना वक्त बर्बाद मत करना। तो तेजस कहता है कि सर, मिसेस देश पांडे की आइडेंटिटी जीनत के नाम से क्यों बदली गई? जिस पर अरुण बताता है कि असल में मैंने जब उसको पकड़ा था तो उसके खिलाफ सिर्फ एक मर्डर को लेकर ही सबूत मिले थे और उसी मर्डर के लिए उसने अपना कन्फेशन दिया था जो उसके पति का मर्डर था। पर बाद में जब मैंने उसे बाकी के 7 मर्डर्स को कन्फेस करने को कहा तो उसने कन्फेशन देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में उसने एक शर्त रखी कि अगर हम उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर दें तो वो उन 7 मर्डर्स को भी कबूल कर सकती है। अरुण कहता है कि अब हम उसकी मदद लेंगे, जिस पर तेजस थोड़ी आपत्ति तो जताता है लेकिन बाद में मान जाता है। दूसरी तरफ हमें सीमा देश पांडे को दिखाया जाता है जो जेल में किसी चीज को पीसकर अपने कपड़ों के अंदर किसी पर्ची में रख रही होती है, पर ये क्या था वो हमें दिखाया नहीं जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एसीपी तेजस की फैमिली को दिखाया जाता है जहां हम उसकी बीवी तन्वी को देखते हैं। तन्वी असल में अपनी सहेली दिव्या के साथ सलून चलाती थी और शादी के 5 साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि सलून का काम एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद बच्चा किया जाए। अब अगले दिन अचानक जीनत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है,
जिसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन रास्ते में वो एकदम से ठीक हो जाती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि सब कुछ कमिश्नर अरुण के मुताबिक हो रहा था, ताकि बाकी कैदियों को ये लगे कि जीनत तबीयत की वजह से हॉस्पिटल गई है। अब जीनत एक फार्म हाउस में रहने वाली थी, वो भी पुलिस के साथ, और वहीं से वो उस किलर को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि जेल से वो कपड़ों में छुपाकर जो चीज लाई थी वो उसे अपने बेड के नीचे छुपा देती है, ताकि किसी को पता ना चले। अब कुछ देर के बाद एसीपी तेजस और कमिश्नर अरुण भी वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखकर सीमा देशपांडे ऐसे ही बातें करने लगती है। लेकिन तेजस सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं आपको मिसेस देशपांडे ही बुलाऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैं एक सीरियल किलर से बात कर रहा हूँ। इसके बाद वो सीमा को विराट की लाश का फोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। तो सीमा उससे कहती है कि मैं इन फोटोज को देखकर कुछ भी नहीं बता सकती, बल्कि इसके लिए मुझे उस जगह पर जाना होगा जहां पर उन लोगों का मर्डर हुआ है। फिर बाहर जाकर तेजस अरुण से कहता है कि सर, ये ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, आप मुझे बस परमिशन दीजिए, अभी के अभी इससे सब कुछ उगलवा लेता हूँ। पर अरुण कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक और चालाक है। तुम्हें क्या लगता है, पिछली बार मैंने इसकी शर्तें ऐसे ही मानी थी, मैंने इसको 3 दिन रिमांड पर रखा था, लेकिन फिर भी ये हंसे जा रही थी, जिसके बाद मुझे शर्तें माननी पड़ी। उधर वो अनजान शख्स उस घर में किसी आदमी को एक तरफ लाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन इस बार फिर से कुछ भी क्लियर नहीं होता कि ये सब हो क्या रहा है। उधर अब सीमा को विराट की मौत वाले क्राइम सीन पर लाया जाता है, जहां वो नोटिस करती है कि जिस तरह वो लोगों को मारती थी, ठीक उसी पैटर्न में विराट मल्होत्रा को भी मारा गया था। फिर वो अरुण से कहती है कि किलर ने तो इसके हाथ में ट्रॉफी भी रखी है, जैसा मैंने तीसरे मर्डर में किया था, और विराट का मर्डर भी इस चेन का तीसरा मर्डर ही था। इसके बाद सीमा ने कमिश्नर को बताया कि मैं जो भी करती थी मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए पब्लिक में से कोई आम आदमी इस पैटर्न को कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मेरे बारे में सब कुछ सिर्फ मेरी फाइल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि उस किलर ने मेरी पूरी की पूरी फाइल को पढ़ा है, यानी वो पुलिस डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है, जिससे उसने ये इन्फॉर्मेशन आसानी से हासिल कर ली। अब अरुण के हिसाब से सीमा की फाइल को सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी थी, एक तो कमिश्नर ही था, इसलिए अब तेजस को बाकी के 5 लोगों के नाम चाहिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जीनत ने कमिश्नर से किचन की मांग की थी, ताकि वो खुद अपना खाना बनाकर खा सके, तो कमिश्नर उसकी वो डिमांड भी अब पूरी कर देता है। आगे तेजस को पता चलता है कि जिन 6 लोगों ने सीमा की फाइल पढ़ी थी, उसमें से 3 की तो मौत हो चुकी है। फिर बात चौथे शख्स यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर आती है, जो अब 75 साल के थे। तो इंक्वायरी करने पर उन्होंने बताया कि वो फाइल उन्होंने कब की जला दी थी, और ये बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। इस तरह अब 4 लोग तो कम हो चुके थे और सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक तो खुद कमिश्नर अरुण और दूसरा डिफेंस लॉयर दारूवाला। तो इस तरह से अब तेजस दारूवाला से मिलने जाता है, जहां वो लॉयर उस फाइल को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास सभी फाइलें मौजूद थी, जबकि सिर्फ मिसेस देशपांडे की फाइल वहां से गायब थी। अब तेजस पूछता है कि आपके साथ और कौन कौन काम करता है, तो वो बताता है कि मेरे साथ मेरा भतीजा होश भी काम करता है, इसलिए शायद उसे उस फाइल के बारे में पता हो, या उसी ने वो फाइल कहीं इधर उधर कर दी हो। वो दिन भर आवारागर्दी करता है और उसकी किसी से नहीं बनती। मेरी बहन मर गई, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, जो मैं आज तक झेल रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि होश भी वहाँ पर आ जाता है, और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही इंसान था जिसे हमने रात में लोगों के घर में चोरी छुपे जाते हुए देखा था, और उस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाते देखा था। अब जैसे ही होश को पता चलता है कि पुलिस वाला उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो फौरन अपनी स्कूटी मोड़कर वहां से भाग जाता है, जबकि तेजस उसे देखकर समझ जाता है कि हो गया केस सॉल्व, जरूर ये मर्डर्स इसी ने किए होंगे। और इसी के साथ ये सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले 2020 का सीन दिखाया जाता है, जहां वो होश जेल में सीमा से मिलने आता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीमा उससे नहीं मिलती, जिसके बाद होश सीमा की साथी को एक लेटर देकर चला जाता है। साथ ही वहां पुलिस वालों के जरिए सीमा भी होश को लेटर पहुंचा देती है। हम देखते हैं कि ये दोनों असल में लेटर के जरिए ही बातें करते थे। इसके बाद जब सीमा वो लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता है, जिसे उसकी ही तरह बुरे लोगों को मारना पसंद है।
इसके बाद आज प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है और उसे वही लेटर्स दिखाता है जो उसे होश के रूम से मिले थे, वही लेटर्स जो सीमा ने होश के लेटर्स के जवाब में लिखे थे। अब तेजस सीमा से पूछने लगता है, आप होश से इतनी बातें करती थी, यानी जरूर आपको पता था कि वही सीरियल किलर है। लेकिन सीमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे उसके लेटर्स से समझ आ गया था कि वो दिमागी रूप से कमजोर है, जो बुरे लोगों को मारना चाहता है। इसलिए मैं उससे बात करती थी ताकि उसे गलत कदम उठाने से रोक सकूं। आगे सीमा कहती है, वो और मैं कभी भी आमने सामने नहीं मिले, इसलिए मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई। उधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने बांधा था। फिर वो वही नायलॉन की रस्सी निकालता है जिसे विराट का मर्डर हुआ था और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती है जो कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है सर, और मुझे पता चला है कि सेम ऐसे ही 2 मर्डर्स और हो चुके हैं। इसका मतलब ये एक सीरियल किलर का काम हो सकता है, इसलिए सर मैं इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तो अरुण कहता है, तुमने अब तक काम अच्छा किया है, किसी को बताना मत, आगे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इस केस में जोड़ दूंगा। तो ये सुनकर पल्लवी चली जाती है। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में याद आता है और वो फिर से उन लेटर्स को पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है, मेरी तेजस से बात कराओ। फिर वो तेजस को बताती है कि होश ने मुझे 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे, जहां वो आराम से बात कर रहा था, पर फिर लेटर आने ही बंद हो गए। जिसके बाद सीधा 17 अगस्त को उसका अगला लेटर आया था और उसमें वो काफी भड़का हुआ लग रहा था। इसका मतलब है कि इन दिनों होश से कोई मिला होगा जिसने उसे भड़काया है। अब ये सुनकर तेजस समझ जाता है कि इस बीच होश किससे मिला होगा, ये पता करना होगा। इसलिए वो सीधा दारू वाला के पास आता है और पूछता है कि जुलाई से अगस्त में होश कहाँ था, जिस पर दारू वाला को पहले तो याद नहीं आता, लेकिन फिर वो बताता है कि उस समय वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जहां उसका एक दोस्त भी बना था। बाद में उसने वो काम छोड़ दिया। वो कहता है, हालांकि मुझे कंपनी का नाम तो याद नहीं है, बस उसकी गाड़ी पर चील का लोगो था, इतना याद है। तो ये सुनकर तेजस अब उसी कंपनी का पता करवाने लगता है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक इंजीनियर से आकर मिलता है जो काम करवा रहा था। यहाँ वो होश के बारे में पूछता है तो वो इंजीनियर कहता है कि वो होश पागल था, वो किसी से भी चिपक जाता था। मैं तो उसे काम पर ही नहीं रख रहा था, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। अब तेजस पूछता है, जतिन कहाँ पर है? तो वो कहता है, जतिन 2 दिन पहले लोनावला अपने बंगलो पर गया था, वो भी अपनी फैमिली के साथ, और अभी तक वो लौटा नहीं है। अब तेजस वो एड्रेस लेता है और वहाँ के लिए निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि होश आज खाने का सामान लेकर आया था और उसने एक बेटी और माँ को बांध कर रखा था। फिर वो उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों डरी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये असल में उसी जतिन की ही फैमिली है और जतिन भी वही है जिसे होश ने कहीं और ले जाकर बांध कर रखा है। तभी वहाँ एकदम से काफी सारे पुलिस वाले बंगलों को घेर लेते हैं और अंदर आकर तेजस होश को अरेस्ट कर लेता है। फिर पुलिस स्टेशन लाने के बाद तेजस होश से बड़े ही आराम से बात करता है, यहाँ तक कि उसे पीने के लिए जूस भी देता है ताकि होश भी आराम से सब बता दे। फिर वो होश को उन 3 मर्डर्स की फोटो दिखाकर कहता है, कन्फेस कर ले कि तूने ये मर्डर किए हैं। पर होश कहता है, मैं कन्फेस तो कर लूंगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है, जिसे जीनत नाम से जेल में रखा गया है। अब ये सुनकर तेजस वहाँ से बाहर आता है और सीमा से आकर मिलता है। फिर वो सीमा को सब कुछ बता देता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देखकर होश खुश हो जाता है। वहीं ये सब कैमरे में अरुण और तेजस भी देख रहे होते हैं, जो माइक के जरिए इनकी बातें भी सुन सकते हैं। अब सीमा बड़े अच्छे से होश से बात करती है। वो पूछती है, खून करके कैसा लगा? तो होश भी कहता है, बड़ा मजा आया उनकी चीखें सुनकर। जिसके बाद सीमा होश को अपनी बातों में फंसाने लगती है। पर इसी बीच होश कहता है, आपका वो सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। अब ये सुनते ही सीमा के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। पर दूसरी तरफ ये बात तेजस और अरुण भी नोटिस कर लेते हैं कि आखिर सीमा का ऐसा कौन सा सीक्रेट है। खैर, इसके बाद सीमा दोबारा से होश को उकसाने लगती है, सच बताओ तुमने वो खून नहीं किए ना? तो होश कहता है, नहीं, मैंने ही इनको मारा है। लेकिन सीमा मना करती है और कहती है कि तुम बस मारने की बातें कर सकते हो,
तुम्हारे बस का नहीं है ये सब। अब ये सुनकर होश अचानक से रोने लगता है और फिर सीमा इतने में होश से जतिन के बारे में पूछ लेती है, जिसका पता लेकर तेजस अपनी टीम को वहाँ भेज देता है, क्योंकि जतिन का अभी तक पुलिस को पता नहीं चला था। तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है। साथ ही उसने माइक पर भी अपना हाथ लगा दिया था ताकि तेजस और अरुण कुछ सुन ना पाए। अब होश वो सुनकर एकदम से खूब रोने लगता है। वहीं इतने में तेजस भागकर आता है और सीमा से पूछता है, बताओ तुमने होश से क्या कहा? पर सीमा उससे कुछ नहीं कहती। इसके बाद ये लोग होश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सीमा अरुण से कहती है, होश ने कोई भी मर्डर नहीं किया, वो बस ऐसी बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि अभी खूनी कहीं बाहर घूम रहा होगा। ये सुनकर अब अरुण परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि होश ही असली कातिल होगा। इसके बाद हम एक आदमी को बार में देखते हैं जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। फिर वो नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसका कोई पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जाकर जतिन को छुड़ा लाती है, जो एकदम सेफ था। फिर अगले दिन तेजस आकर सीमा से मिलता है और उसे धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मान जाता है। इसके बाद सीमा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर तेजस कहता है, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी बीवी और नाना जी के साथ रहता हूँ। तब सीमा भी कहती है, मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौने काम करते थे, चाहे तो आप अरुण से पूछ लेना। अब ये सुनकर तेजस चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि आखिर सीमा ने होश के कान में क्या कहा होगा और आखिर होश उसके किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद तेजस अपने ऑफिसर के पास आता है और उससे उस वॉइस रिकॉर्डिंग को थोड़ा शार्प करने को कहता है, जिस वक्त सीमा ने होश के कान में कुछ कहा था, ताकि उसे कुछ न कुछ सुनाई दे सके। लेकिन इस काम में थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो फिर तेजस घर आता है, जहाँ वो सब मिलकर नानी जी का जन्मदिन मनाते हैं। सीन अब सीमा पर आता है, जो उसके घर की निगरानी कर रहे पुलिस वाले से बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो अय्याश आदमी बार से निकलकर अपने घर गया था, अब उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंटकर मार रहा होता है। यानी वो किलर अभी भी मौजूद था। इसका मतलब सीमा सही थी, होश ने वो मर्डर्स नहीं किए थे। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत सीमा के फ्लैशबैक से होती है, जब वो काफी छोटी थी, अपनी टीनेज में। हम देखते हैं कि वो कथक प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी प्रेजेंट में सीमा की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका एक भयानक सपना था। अब इसी बारे में सोचकर अब वो रोने लग जाती है। इसके बाद मीडिया को हाल ही में हुए उस अय्याश आदमी के मर्डर की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग पुलिस से भी पहले पहुंचकर ये न्यूज टेलीकास्ट करने लगते हैं। फिर वहां तेजस और अरुण आते हैं, जो उस आदमी की लाश को ऑब्जर्व करने लगते हैं। असल में इस आदमी की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये आदमी भी आए दिन बार में लड़कियों के साथ मजे करता था। फिर अरुण कहता है कि ये किलर अब मर्डर्स काफी तेजी से करने लगा है, जैसे वो जान गया हो कि हम उसके पीछे हैं। साथ ही वो कहता है कि हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी जो बाहर से इस केस पर काम करेगी और तुम उसे लीड करोगे। लेकिन आखिर में वो कहता है कि इस बीच इस बात का ख्याल रखना कि उस टीम को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ सीमा भी काम कर रही है। अब तेजस फौरन उस टीम को बनाता है, जिसमें वादे के मुताबिक अरुण उस ऑफिसर पल्लवी को भी शामिल करवा देता है। इसके बाद तेजस सारे ऑफिसर्स को काम पर लगा देता है, जहां उन्हें हर मरने वाले के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढना था। फिर हम देखते हैं कि मीडिया में आकर अरुण भी उन्हें बता देता है कि शहर में एक सीरियल किलर आया है जो अब तक 4 मर्डर्स कर चुका है और अब हम उसी की खोज कर रहे हैं। इसलिए इस केस को हमारा बेस्ट ऑफिसर तेजस हैंडल करेगा। अब ये सुनकर तन्वी डर जाती है कि तेजस फिर से खतरनाक केस में लग गया। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था। अब वो अरुण को न्यूज में देखकर मुस्कुराता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर तेजस को उसका ऑफिसर बताता है कि मैंने सीमा की आवाज को डिकोड कर लिया है और उसमें सीमा कह रही थी कि तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए था। और वही सब सुनकर होश रोने लगा था। इसके बाद हम होश को देखते हैं जो एकदम से खिड़की के पास आता है और उसका शीशा तोड़ देता है। तभी इतने में तेजस उस डॉक्टर को फोन करके कहता है, आप होश पर नजर रखिएगा, वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले,
ये सुनकर जब डॉक्टर वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि होश ने खिड़की के कांच से अपनी नस काट ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद तेजस फौरन गुस्से में सीमा के पास पहुंचता है। अब वो उससे कहता है, तुम्हारी बातों में आकर होश ने अपनी जान दे दी, क्योंकि तुम चाहती थी कि होश मर जाए और तुम्हारा वो सीक्रेट बाहर ना आए। जिस पर सीमा भी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद तेजस सीमा को हाल ही में हुए उस आदमी के मर्डर की फोटो दिखाता है, जहां सीमा बताती है कि ये आदमी बहुत ही भारी लग रहा है, तो ऐसे में किलर के पास कोई टेक्निक जरूर होगी जिससे उसने उस आदमी को मारा होगा। और जहां तक मुझे लगता है किलर पहले से इस आदमी को जानता होगा, तभी वो आराम से उसे अपनी पकड़ में लेकर मार पाया होगा। इसके बाद सीमा तेजस पर वैसा ही डेमो करके दिखाती है, जिसके जरिए किसी भी भारी इंसान को मारा जा सकता है। फिर तेजस ऑफिस आकर ये बात अपनी टीम को बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि किलर अपने सारे विक्टिम्स को पहले से जानता था और यही कारण है कि वो इतने बड़े बड़े लोगों के पास आकर उन्हें आराम से मार देता था। तभी तेजस को उस डिफेंस लॉयर दारू वाला का फोन आता है, जो होश का मामा था। अब वो उसे बताता है कि सरकार ने कुछ साल पहले ही सारे केसेस की फाइल्स को डिजिटलाइज किया था, ताकि सब ऑनलाइन ही मिल जाए, और उसी के अंदर सीमा के केस की फाइल भी थी। इसलिए हो सकता है कि किलर ने वहीं से ये फाइल पढ़ी हो। अब ये सुनकर तेजस तुरंत अपनी हानिया नाम के ऑफिसर से कहता है, फौरन पता करो कि सरकार ने किस कंपनी को डिजिटलाइजेशन का टेंडर दिया था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो पहले एक सीन में अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि जो टैटू उसने बनवाया था, ठीक वैसी ही पेंटिंग उसके घर में भी मौजूद थी। खैर, तभी वो लड़का अपने बैग से एक फोटो निकालता है जिसमें सीमा भी थी। साथ ही उस बैग में वही नायलॉन की रस्सी थी जिससे किलर सबको मार रहा था, यानी ये सीरियल किलर हो सकता है। दूसरी तरफ तेजस जब घर आता है तो तन्वी उससे नाराज थी, इसलिए पहले वो तन्वी को मनाने लगता है। अब इतने में वहाँ पर तेजस के नाना जी आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम ऐसे खतरनाक केस क्यों लेते हो। लेकिन तेजस कहता है, नाना जी यही तो मेरा काम है। फिर हम सीमा को देखते हैं, जो आज अपने कपड़े से वही पुड़िया निकालती है जो उसने जेल से निकलने से पहले बनाई थी। असल में उसने इस पर्ची में कुछ रखा भी था और साथ में इस पर्ची में एक एड्रेस भी लिखा था। खैर, आगे हम देखते हैं कि तेजस के नाना किसी यात्रा पर निकल रहे होते हैं, जबकि वो सीरियल किलर तेजस और उसके नाना जी पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ सीमा भी रात के 3 बजे जाग रही होती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी हमें पता चलता है कि सीमा ने यहाँ मोदक बनाए थे, जो उसने प्रसाद के तौर पर सारे ऑफिसर्स को खिला दिए थे। हम देखते हैं कि उसी में सीमा ने बेहोशी की दवा मिलाई थी, जो उसने जेल में तैयार की थी। इसी बीच एक ओमकार ही था जिसने वो मोदक नहीं खाए थे, इसलिए बाकी ऑफिसर्स जब बेहोश हो जाते हैं तो सीमा एकदम से बीमार होने का नाटक करती है। फिर उसकी आवाज सुनकर जैसे ही ओमकार सीमा के पास आता है तो सीमा उसके गले पर प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन याद रखिए, वो उसे जान से नहीं मारती। इसके बाद वो फौरन वहाँ से भाग निकलती है और सीधे ऑटो से एक एड्रेस पर आती है, शायद वही एड्रेस जो उसने पर्ची में पढ़ा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ का दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए अब सीमा रात भर वहीं बैठी रहती है। फिर सुबह होते ही जब तेजस को पता चलता है कि सीमा भाग गई है, तो वो सभी को बुरी तरह से डांटने लगता है। इतने में अरुण भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो लेडी बहुत ही होशियार है, वो किसी को भी पागल बना सकती है, इसलिए हमें उसकी फुटेज देखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी जब अपना सलून खोलती है तो उसकी सहेली दिव्या उससे कहती है कि मेरी कल की डेट एकदम खराब हो गई, वो लड़का लाइट में ही चालू हो गया जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, इतने में सीमा तन्वी के सलून में आती है और उससे कहती है कि मुझे हेयर कट करवाना है। फिर तन्वी सीमा का हेयर कट करना शुरू करती है, साथ ही सीमा भी तन्वी से बात किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरुण तेजस से पूछता है कि सीमा ने तुमसे कुछ बात की थी क्या? तो तेजस बताता है कि हाँ, उसने एक बार मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। तो ये सुनकर अरुण कहता है, पहले तुम अपनी फैमिली से पूछो, वो सेफ तो है ना? तो इस तरह अब तेजस पहले अपने नाना जी को कॉल करता है, जो एकदम सेफ थे, और इसके बाद वो तन्वी को कॉल करता है। तो सीमा उस कॉल को देख लेती है और कहती है, फोन तो उठा लो। पर तन्वी कहती है, नहीं, पहले काम हो जाएगा फिर फोन उठा लूंगी। अब फोन के ना उठने से तेजस टेंशन में आ जाता है, इसलिए अब वो तन्वी के सलून में लगे कैमरे को देखने लगता है, क्योंकि उसके पास वहाँ के कैमरे का एक्सेस था। अब जैसे ही वो सीमा को वहाँ बैठा हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो 1 मिनट भी बिना गवाए फौरन उसकी तरफ भागता है
वहीं सीमा तन्वी से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है तो तन्वी उसे बताती है कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, बस बच्चे की बात है तो वो मैं इस सैलून को सेट करने के बाद ही करूंगी। इस बीच दिव्या भी सीमा से बातें किए जा रही थी और तभी वहां पर तेजस आता है जो एकदम से सीमा से कहता है कि मेरे साथ चलो। तो तन्वी पूछती है ये कौन है और इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन तेजस कहता है कि मैं ये बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो दोनों कार से जाने लगते हैं, जहाँ एक जगह कार को रोककर तेजस उससे कहता है कि तेरा मर जाना ही ठीक है क्योंकि तू है तो एक सीरियल किलर ही। तो सीमा कुछ ऐसा कहती है जिससे इस कहानी का पूरा रुख ही मुड़ जाता है। वो कहती है कि बेटा मुझे मेरी ममता वहां पर खींचकर ले गई थी और इस तरह वो उसके सामने रिवील करती है कि मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मैं तेरे परिवार से मिलने गई थी। ये सुनकर तेजस के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके आगे के तीनों एपिसोड्स को मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा जो कल ही आ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।